हमारी शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे ससुराल में एक लड़की आई। ससुराल वालों ने इसका मुझसे तारुफ करवाते हुए बताया कि वो लड़की मेरे शौहर की खालाजाद बहन है। मेरी सास ने दुखी होते हुए बताया कि दरअसल इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं और ये हमारे पास ही रहती है। शादी में ये इसलिए तुम्हें नजर नहीं आई क्योंकि इसकी फूफू की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इसको इनके पास रहना पड़ा। दरअसल इसकी फूफू बे औलाद है और इनको कोई संभालने वाला नहीं था। मैंने ये सोचते हुए इसे इनके पास जाने की इजाजत दे दी। अगरचा ये इस घर की बहुत लाडली है। तुम तो जानती हो तुम्हारे शौहर यानी मेरे बेटे की कोई बहन नहीं। यूं मुझे भी बेटी मिल गई और इनको भी एक बहन मिल गई। मुझे इसके वालिदैन का सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब इससे मुखातिब होकर इसका नाम पूछना चाहा तो मेरी सास जल्दी से कहने लगी इसका नाम तबस्सुम है। तुम्हें ये जानकर और भी दुख होगा कि ये बेचारी गूंगी है, ये बोल नहीं सकती। मुझे ये सुनकर इस पर और तरस आने लगा, जबकि वो खामोशी से मुझे देख रही थी। तबस्सुम के घर में आने के बाद हमारे घर में जो मुलाजमा काम करती थी, इसे मेरी सास ने फारिग कर दिया, ये कहते हुए कि क्या मेरी बेटी आ गई है, वो खुद ही घर का काम संभाल लेगी। मुझे इस बात पर बहुत हैरानगी हुई कि घर का इतना ज्यादा काम ये अकेली कैसे संभाल पाएगी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी सास ने सही किया है, क्योंकि अब मैं भी इस घर की बहू हूँ और मैंने भी इस घर को संभालना है। इसलिए हम दोनों बहनें मिल बांट कर सारे घर का काम कर लेंगी। हमारा घर बहुत बड़ा था और मेरे 3 देवर भी थे। मेरा शौहर अपने भाइयों में बड़ा था, इसलिए बड़ी भाभी होने के नाते मुझे इनके काम भी देखना पड़ते, जैसे इनके कपड़े धुलाई करना, इनका खाना नाश्ता, सब कुछ देखना होता था। दिन गुजरते रहे और मैं बहुत जल्द अपने ससुराल के माहौल में घुल मिल गई। सभी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन इस बीच घर में कुछ ऐसा होने लगा जो बहुत अजीब था। तबस्सुम चूंकि गूंगी थी, वो तो मुझसे बात कर नहीं सकती थी, जबकि मैं इससे हमेशा बुलाने की कोशिश करती, इशारों से बात करने की कोशिश करती कि किसी तरह मैं इससे बात कर पाऊं। वो खामोश तो थी, मगर मेरे किसी इशारे का भी कोई जवाब नहीं देती थी, बस मुझे खामोशी से देखकर वहां से चली जाती थी। चूंकि हम एक ही घर में रहती थी और इकट्ठे काम करती थी, इसलिए दिन में कई बार हमारा सामना होता था। फिर मैंने नोट किया कि वो तो किसी से बात नहीं करती, यानी वो सुन तो सकती थी, सभी से जो भी काम कहते वो बोलकर बता देते थे और वो खामोशी से सारा काम कर देती थी। वो एक रिपोर्ट की तरह मुझे लगने लगी, जैसे इसको कोई हुक्म दो और वो जल्दी से काम कर दे, बगैर कोई भी तासुर दिए। वक्त यूं ही गुजरता रहा और हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। हम दोनों आपस में बहुत ही खुश थे, लेकिन घर में कुछ ऐसा मजीद होने लगा जिससे हमारी खुशी को धीरे धीरे नजर लगती गई। सारे दिन घर का काम देखकर मैं थक जाती थी। जब शाम को मेरा शौहर घर में लौटता तो मैं जल्दी से इसे खाना देकर अपने कमरे में चली जाती। वो हस्बे मामूल अपनी माँ के कमरे में थोड़ी देर जरूर रुकता था। मुझे इसकी ये आदत बहुत ही पसंद आई, क्योंकि मैंने सुन रखा था जो लड़के अपनी माँ की खिदमत करते हैं वो अपनी बीवी के लिए भी बहुत अच्छे साबित होते हैं। इन्हें औरत की इज्जत करना अच्छे से आती है। मैं ये सोचकर कभी भी समीर के पीछे इसकी माँ के कमरे में नहीं गई थी कि कहीं इन माँ बेटे की कोई बात मेरी वजह से अधूरी ना रह जाए। जाहिर सी बात है, वो इनका बेटा है और माँ बेटे के रिश्ते में हजारों बातें ऐसी होती हैं जो हम एक दूसरे से नहीं कर सकते, और इस तरह मैं इनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करूंगी और कहीं वो मुझसे चिढ़ने ना लगे। एक रोज समीर की सालगिरह का दिन था। मैंने सोचा कि आज समीर को सरप्राइज दूंगी। मैंने इन्हें सुबह ड्यूटी पर जाते हुए कुछ भी नहीं कहा, ये सोचकर कि जब वो शाम को घर आएंगे तो इन्हें शानदार सा सरप्राइज दूंगी और अच्छा सा इनकी पसंद का खाना बनाकर खूब तैयार हो जाऊंगी। इस तरह वो बहुत ही खुश होंगे। इस सरप्राइज की तैयारी के लिए मुझे घर वालों की भी मदद चाहिए थी, इसलिए मुझे घर वालों को भी इसमें शामिल करना पड़ा। जब मैंने किचन में जाकर तबस्सुम से कहा कि आज हम समीर की पसंद का खाना बनाएंगे क्योंकि आज इनकी सालगिरह है, तब पहली बार मैंने तबस्सुम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। मैंने जब इससे पूछा कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, तो मेरी नजर तबस्सुम पर पड़ी। वो पहले से ही समीर की पसंद की खीर बना चुकी थी। मुझे ये देखकर थोड़ा सा दुख भी हुआ और खुशी भी। दुख इसलिए हुआ कि मैं इसकी बीवी थी और मीठा तो मैंने बनाना था। खुशी इसलिए हुई कि तबस्सुम समीर को अपना भाई समझकर इससे कितना प्यार करती है, इसका किस कदर ख्याल रखती है। खैर,
फिर हमने मिलकर समीर की पसंद की डिशेस बनाई और जब समीर के आने का वक्त होने लगा तो मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मैंने आज इसकी पसंद के कपड़े पहने और खूब अच्छे से तैयार हुई। मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ये सोच करके मुझे सबसे पहले समीर ही देखे। इतने में मुझे समीर की किसी से बात करने की आवाज सुनाई दी। मैं इसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। फिर समीर मुझे कमरे से बाहर बुलाने लगे, जबकि मैं चाहती थी कि समीर जब कमरे में आए तभी मुझे देखे। खैर, मैं फिर मुस्कुराते हुए जब कमरे से बाहर निकली तो मैं सामने का मंजर देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि मुझसे पहले ही वहां पर तबस्सुम समीर के पास खड़ी थी और वो समीर के पसंद के ही कपड़े पहने हुए थी। यानी समीर को जो रंग पसंद था, इसने भी वही कपड़े पहने थे। अगरचे ये बात बहुत ही हैरत अंगेज थी, लेकिन मैं हमेशा की तरह अपनी सोच को खुद ही टालती रही, ये सोच करके हो सकता है समीर ने इसे खुद ही बहन समझकर और इस पर तरस खाकर इसे अपने पसंद के कपड़े लाकर दिए हों, और इसमें कोई बुराई भी नहीं, ये तो अच्छी बात है। जब समीर ने मेरी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं तो तबस्सुम को इसकी पसंद के कपड़े पहने हुए देख रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। समीर मुझसे कहने लगे, ये मैं बर्थडे केक लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज याद होगा, मेरी बर्थडे है। मैं मुस्कुराते हुए इनसे कहने लगी, आपने तो हमारे सरप्राइज का मजा ही खराब कर दिया। मुझे लगा कि आप भूल चुके होंगे। इतने में मेरी सास और देवर भी वहां पर आ गए और सब मेरी बात सुनकर हंसने लगे। इस वाकये के बाद मुझे तबस्सुम की हरकतें हमेशा हैरत में डालती रहीं। रोज कोई ना कोई वो ऐसा काम कर जाती जो मेरे जहन में मजीद सवालात बढ़ाते गए। एक रात समीर अपनी वालदा के कमरे में गया और इसे अपनी वालदा के पास बैठे हुए 2 घंटे गुजर गए, जबकि इससे पहले वो 30 मिनट बाद कमरे में आ जाते थे। खाना तो हमेशा की तरह सबने मिलकर खा लिया था, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही थी। समीर कमरे में क्यों नहीं आए? आखिर कौन सी लंबी बात वो आपस में कर रहे होंगे? फिर मैंने सोचा मैं भी इस घर की फर्द हूँ और मुझे भी इनके बीच कभी कभार जाकर बैठना चाहिए। ये सोचते हुए मैं अपनी सास के कमरे की तरफ जा रही थी कि इतने में मुझे वहां से तबस्सुम निकलती हुई दिखाई दी। तबस्सुम यूं अचानक से मुझे देखकर घबरा गई। मुझे इसकी घबराहट पर शक होने लगा। फिर मैंने जल्दी से अपनी सास के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जब मैं अपनी सास के कमरे में दाखिल हुई तो वहां पर मेरी सास मौजूद नहीं थी, बल्कि वहां पर समीर बैठा हुआ था। मैंने हैरानगी से समीर की तरफ देखा और समीर से पूछने लगी, आज आप कमरे में क्यों नहीं आए? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर अजीब सा तासुर देने लगे और बात को आए बाएं करने लगे। अब मुझे समीर की हरकतें भी मशकूक लगने लगी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई, ये सोच सोच कर कि मेरी सास के कमरे में समीर और तबस्सुम दोनों अकेले क्या कर रहे थे और मेरी सास किधर थी। क्या मेरी सास को सब कुछ मालूम है? फिर मैं ये भी सोचती रही कि शायद मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। मुझे अपने शौहर और उसकी मुंह भोली बहन के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। वो बेचारी तो पहले ही गूंगी है और यतीम मस्कीन भी। इस तरह मैं इसके बारे में गलत सोचकर गुनाह कर रही हूँ। यूं मैंने अपने जहन में आने वाले सारे वसवसों को झटक कर आंखें बंद कर ली। फिर अगले रोज मेरी सास ने मुझसे कहा, आज असर के बाद तुम तैयार रहना, हम शॉपिंग करने जाएंगे। मौसम काफी बदल गया है और तुम्हारे पास गर्मियों के नए कपड़े नहीं। हम दोनों सास बहू आज पहली बार शॉपिंग करने जाएंगे। मैंने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दी और फिर सारे घर के काम निपटाते हुए असर का टाइम भी हो गया। मैं तैयार होकर अपनी सास के साथ जाने लगी तो मैंने सोचा कि तबस्सुम को भी साथ ले चलते हैं। मैंने जब अपनी सास से ये जिक्र किया तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, नहीं, तबस्सुम को घर में ही रहने दो, हम खुद ही तबस्सुम के लिए कपड़े ले आएंगे और इसके पास कुछ कपड़े पहले से भी मौजूद है जो पिछले साल समीर ने। इतने में उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो अचानक से बात करते हुए रुक गईं, जैसे ही वो कुछ गलत बोल गई हों। मैं इनको सवालिया नजरों से देखने लगी, पर वो मेरी सास थी, इसलिए मैं इनसे कुछ पूछ नहीं सकी। फिर वो कहने लगी, तुम किन बातों में मुझे डाल रही हो? चलो बस चलते हैं। हमें उस रोज बाजार में शॉपिंग करते हुए काफी वक्त गुजर गया। शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम होगा। तब तक समीर घर आ चुका होता है। मैंने अपनी सास से जल्दी से कहा, बस शॉपिंग बहुत हो गई, फिर से कर लेंगे, अभी इतनी ही बहुत है। समीर घर में आ गए होंगे और हम घर में मौजूद नहीं। मेरी सास ये सुनते ही कहने लगी, कोई बात नहीं, घर में तबस्सुम है, वो सब देख लेगी।
लेकिन तब मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने अपनी सास को बसे धोते हुए कहा कि चलें, अब मुझसे मजीद बाजार में शॉपिंग नहीं की जाएगी। फिर मेरी सास मजबूर होते हुए मेरे साथ घर वापस आ गई। जब मैं अपने कमरे में आई तो कमरे में बेड पर जो चादर बिछाई थी, इस पर सलवटें थीं। जबकि मैं घर से जाने लगी थी तो मैं बेड की चादर बिल्कुल ठीक करके गई थी और हमारे कमरे में मेरे और समीर के अलावा कोई भी नहीं आता था। यहाँ तक कि मैं अपने कमरे की सफाई भी खुद ही करती थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कोई देवर बेड पर आकर लेट गया हो, लेकिन इसे क्या जरूरत थी, क्योंकि हर एक का अपना अलग से कमरा है। इतने में मुझे अपने कमरे में मौजूद अटैच वॉशरूम से किसी की शावर लेने की आवाज आई। मैं समझ गई कि समीर आ चुका है, वही फ्रेश हो रहा होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं भी कितनी पगली हूँ, यकीनन समीर ही आकर लेटा होगा। ये सोचते हुए मैं बेड की चादर जल्दी से ठीक करने लगी, क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद थी और मैं हमेशा चाहती थी कि समीर अपने कमरे को साफ सुथरा देखे और हर चीज अपनी तरतीब पर बिल्कुल ठीक हो। चादर की सलवटें ठीक करते वक्त मुझे चादर से सर का बाल मिला और वो किसी औरत के सर का बाल था। मेरे बाल लंबे नहीं थे, जबकि हमारे घर में हम सिर्फ 3 औरतें थीं। मेरी सास तो वैसे ही बूढ़ी थी, इसके तो सफेद बाल थे और रही तबस्सुम की बात, इसके बाल मुझसे काफी लंबे थे। हो ना हो, ये बाल तो तबस्सुम का ही था। मुझे जब वो बेड की चादर से तबस्सुम का बाल मिला तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। यानी मेरी गैर मौजूदगी में तबस्सुम मेरे बेड पर। ये सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में समीर भी शावर लेकर बाहर आ गए। मुझे यूं खामोश खड़ा देखकर समीर ने मेरी खामोशी का तसलसल तोड़ते हुए मुझसे कहा, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? काफी देर कर दी तुमने। मैं तो और ही ख्यालों में थी। मैंने भी तन से इसे कहा, हाँ शायद वाकई मैंने बहुत देर कर दी। वो मेरी बात को समझ नहीं पाया और फिर मुझसे कहने लगे, जल्दी से खाना लगवाओ, मिलकर सब खाना खाएंगे। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, इस वजह से मैं इस पर शक नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ तबस्सुम की मासूमियत और इसकी महरूमी की वजह से मैं इस पर भी शक नहीं करना चाहती थी। लेकिन घर में होने वाले वाकयात मुसलसल मेरे शक को यकीन में बदलते जा रहे थे। मैं करती भी तो क्या करती, अजीब सी उलझनों में मैं फंसी जा रही थी और फिर मैं हमेशा की तरह अपने ख्यालात को भुलाकर घर के कामों में मसरूफ होने लगी। एक रात समीर ने मुझसे कहा कि जाओ फ्रिज में से आइसक्रीम लेकर आओ, मेरा कुछ ठंडा खाने को दिल कर रहा है। मैं इसकी बात सुनते ही जल्दी से किचन में चली गई। अभी मैं किचन में दाखिल होने के लिए अपना कदम किचन में रखने ही वाली थी, इतने में मुझे किचन से किसी की सरगोशी की आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, यानी इस घर के किसी फर्द की वो आवाज नहीं थी। वो आवाज किसी लड़की की थी। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि तब रात के 11 बज रहे थे। रात के 11 बजे किचन में कोई क्या कर रहा होगा। फिर एकदम से वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैं डरते हुए किचन में दाखिल हुई तो किचन में तबस्सुम पहले से मौजूद थी। मैं तो तबस्सुम को देखकर इसे कहने लगी, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो और ये बातों की आवाज किसकी थी, जबकि तुम तो बोल नहीं सकती। तबस्सुम मुझे कोई भी तासुर दिए बगैर किचन में से जल्दी से निकल गई। मैंने जल्दी से आइसक्रीम ली और अपने कमरे में जाकर फौरन से समीर से कहने लगी, मुझे लगता है तबस्सुम बोल सकती है। मेरी ये बात सुनते ही समीर मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा, क्या बात है, मैं नोट कर रहा हूँ आजकल तुम ज्यादा ही तबस्सुम तबस्सुम कर रही हो। वो बेचारी कहाँ बोल सकती है, ये अच्छा मजाक है। मैंने इसे कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद अपने कानों से आवाज सुनी है। फिर समीर मुझसे कहने लगा, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो फोन पर किसी से बात कर रही हो। जरूरी तो नहीं कि वो बोल रही होगी। हो सकता है कि इसने फोन पर आवाज खुला छोड़ा हो और दूसरी तरफ से आवाज आ रही हो। मैंने समीर से गुस्से में कहा, आप मुझे पागल समझ रहे हैं। वो गूंगी है तो वो फिर फोन पर बात कैसे कर सकती है। अच्छा, अगर वो फोन पर बात कर भी रही थी तो इसने वॉल्यूम ऊंचा किया था, लेकिन खुद क्या बोल रही थी, वो दूसरा इसकी बात कैसे समझ सकता था, जबकि वो किचन में तो खड़ी थी, वीडियो कॉल नहीं कर रही थी। समीर मेरी बात सुनते ही मुझ पर गुस्सा करने लगे और आइसक्रीम मुझे वापस देते हुए कहने लगे, तुमने आज मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। तुम बिला वजह इस बेचारी पर शक कर रही हो और वो इतने सालों से हमारे साथ रह रही है।
हमें मालूम नहीं कि वो गूंगी है या बोल सकती है। यूं समीर ने उस रोज मुझ पर गुस्सा करते हुए मुझे एक तरह से तो डराया था कि अगर मैं तबस्सुम के बारे में इससे कोई भी सवाल करूंगी या तबस्सुम के बारे में सोचूंगी तो वो मुझसे ऐसा ही रवैया रखेगा। खैर, मैं हमेशा की तरह फिर से खामोश हो गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मैं तबस्सुम की हरकतों को लेकर आती सी हो गई। उस रोज किचन में काफी गर्मी थी और घर में मेहमान आने वाले थे। शाम की दावत थी, इस वजह से किचन में सारा दिन ही गुजर गया। मैं काम में इतना उलझ चुकी थी कि मैंने कई घंटों तक पानी नहीं पिया था। शायद इस वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैंने सोचा कि कमरे में जाकर थोड़ी देर से सता लेती हूँ ताकि मेहमान जब घर में आए तब फ्रेश हो जाऊं। इस गर्ज से जब मैं किचन से बाहर निकलने लगी तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं नीचे गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे होश में आता हुआ देखकर मेरी सास खुशी से कहने लगी, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। इनके ये अल्फाज सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई। और शाम को जब मेहमान आए तो सबको जब मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ, सब मुझे मुबारकबाद देने लगे और समीर की आंखों में मैंने मेरे लिए अलग ही खुशी और चमक देखी। लेकिन इस बीच मेरी नजरें तबस्सुम को तलाश करने लगी क्योंकि वहां तबस्सुम नहीं थी। उस रोज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और खुशखबरी की बात सुनकर मेरी सास तो मुझे बेड से नीचे पाँव नहीं रखने दे रही थी। इस वजह से खाना किसने टेबल पर लगाया और कब लगाया, मुझे इस बात की भी कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि मेरा खाना भी समीर ही कमरे में लेकर आया। फिर जब मेहमान चले गए तो मैंने समीर से कहा कि तबस्सुम किधर है। समीर ने मुझसे कहा कि तुम्हें तबस्सुम से कोई काम था, वो अपनी फूफू के पास चली गई है। क्या बात है, तुम्हें अब इसकी गैर हाजिरी से भी परेशानी हो रही है? मैं इसकी बात सुनकर फिर से खामोश हो गई। वो अब तबस्सुम के जिक्र पर चिढ़ जाता था, चाहे मैं कोई सही सवाल करूं या गलत। खैर, कुछ ही दिनों बाद जब तबस्सुम वापस आई तो वो मुझे बहुत उदास लग रही थी। चूंकि वो गूंगी थी, वो बेचारी मुझे मुबारकबाद भी नहीं दे सकती थी। लेकिन मैंने इसको अपनी खुशी के बारे में जरूर बताया। जब मैंने इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो इसके चेहरे पर खुशी की बजाय परेशानी छलक रही थी। मैं ये तो जानती थी कि इतनी बड़ी खुशी वो पहले से ही जानती होगी, लेकिन मैं इसके तासुरात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद से इसको ये बात बताई। जब भी किचन में काम करने की घर से आती मुझे देखकर वो किचन से बाहर निकल जाती। यानी मैं घर में जहां भी जाती अगर वहां पर तबस्सुम पहले से मौजूद होती तो वो वहां से चली जाती। एक तरह से वो मुझे नजरअंदाज करने लगी। इसी बीच एक रात मुझे प्यास लग रही थी और कमरे में रखे हुए जग में पानी खत्म हो गया था। मैं जग लेकर जब किचन में गई तो वहां पर तो तबस्सुम खड़ी रो रही थी और अल्लाह अल्लाह कह रही थी। जब मैंने इसके मुंह से अल्लाह सुना मैं बिना वक्त जाया किए तबस्सुम के सामने जाकर खड़ी हो गई, ये सोचते हुए कि आज इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। इतने में तबस्सुम अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। मैंने इसका हाथ जोर से पकड़ा और इसे किचन में से जबरदस्ती बाहर निकालकर हॉल में ले जाने लगी। तब मुझे किसी ने दुख भरी आवाज से कहा कि रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। वो अल्फाज सुनते ही मेरे कदम वहीं पर जम गए। मेरे जिस्म में जैसे करंट लग गया हो, क्योंकि वो आवाज तो तबस्सुम की थी। मैंने तबस्सुम को पीछे मुड़कर देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, हाँ मैं बोल सकती हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे सामने बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम चूंकि इस घर में ही रहती हो और मैं ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं कर पाई। इसे यूं बोलता हुआ देखकर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आने लगा। इतने में वो मुझसे कहने लगी, मैं अब तुमसे और कुछ भी नहीं छुपाऊंगी क्योंकि मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समीर की कोई खालाजाद बहन नहीं हूँ, मैं समीर की पहली बीवी हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने किए हुए सारे ड्रामों से पर्दा उठाने लगी, ये कहते हुए कि मैं बहुत मजबूर थी। समीर को औलाद चाहिए थी और मैं कभी इसे औलाद नहीं दे पाई। इस वजह से सबने ये फैसला किया कि समीर की दूसरी शादी करवा दें। मैंने सबकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। तय ये पाया कि अगर मैं समीर की पहली बीवी बनकर इस घर में रहना चाहती हूँ तो मुझे सारी उम्र इस घर में गूंगी बनकर रहना पड़ेगा। मैं समीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे वो सब भी कबूल था। मैं समीर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि इसने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। सौतन का दुख इस दुनिया में हर औरत के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। शायद मैं और नाटक कर लेती, लेकिन जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम माँ बनने वाली हो, मुझे बहुत खुशी भी होती है।
लेकिन दुख ज्यादा है। मैं अल्लाह से दुआएं करती हूँ और रो रो कर पूछती हूँ, अगर तुम माँ बन सकती हो तो मैं क्यों नहीं। अब मैं नहीं जानती कि मेरा आगे क्या होगा, लेकिन मैंने अब तुम्हारे सामने सारा सच बोल दिया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। शायद वो किचन में आकर इसलिए रोती थी क्योंकि वो इस घर में मेरी सास के कमरे में ज्यादा रहती थी। इस वजह से जब भी इसका दिल भर आता होगा, वो किचन में आकर रो लेती होगी। मैं समीर से मोहब्बत करती थी, लेकिन शायद मैं तबस्सुम से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती थी। समीर की असलियत के बाद मुझे समीर पर गुस्सा आने लगा और मेरी मोहब्बत नफरत में बदलने लगी, क्योंकि मैं समीर की पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही मेरे घर वाले। उन्होंने हमें धोखे में रखकर मेरे साथ शादी की, औलाद के लिए। मैं तो शुरू से ही ऐसे मर्द से नफरत करती थी जो औलाद का बहाना बनाकर दूसरी शादी कर लेते हैं। जबकि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि अगर मर्द में मसला हो तो औरत ये कदम क्यों नहीं उठाती, क्योंकि वो अपने शौहर से ज्यादा मोहब्बत करती है, शायद इस वजह से। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ही किसी की सोतन बनूंगी, और वो भी बे औलादी की वजह से। मैं गुस्से से कमरे में गई और समीर पर चिल्लाने लगी। समीर आराम से सो रहा था। वो मुझे यूं चिल्लाता हुआ सुनकर जल्दी से उठा और मुझसे कहने लगा, तुम्हें अचानक से क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरा इसके साथ बहुत ज्यादा उस रोज झगड़ा हुआ और अगले ही रोज मैं अपने मैके नाराज होकर चली गई। इसके बाद समीर के घर वाले और समीर कई बार मुझे मनाने की गर्ज से मेरे मायके में आए, लेकिन मेरे मैके वाले भी इनसे बात नहीं करना चाहते थे। मैं ये नहीं जानती थी कि जुल्म किसके साथ ज्यादा हुआ, तबस्सुम के साथ या मेरे साथ। मगर जाने न जाने में मैंने शायद तबस्सुम का कई बार दिल दुखाया था। मुझे यूं परेशान देखकर मेरी वालदा मुझसे कहने लगी, ऐसी हालत में ज्यादा परेशान मत रहा करो, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने अपनी वालदा से एक रोज कुछ सोचते हुए इनसे कहा, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बच्चा तबस्सुम की गोद में डाल दूं और खुद रास्ते से हट जाऊं। तब मेरी वालदा मुझसे कहने लगी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने अपनी वालदा से कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और आपने ही तो मेरी तरबियत की है। आपने ही ये हमेशा मुझे सिखाया है, कभी भी किसी की दुख की वजह मत बनना, हाँ सुख जरूर बनने की कोशिश करना। अगर अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो मैं इनकी कमी को पूरा करके खुद रास्ते से हट जाऊंगी। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि हम एक साथ इस घर में कभी भी नहीं रह पाएंगे, और समीर हम दोनों के दरमियान कभी इंसाफ नहीं कर पाएगा। और मैंने तबस्सुम की आंखों में बेऔलादी का दुख देखा है। बस मैंने फैसला कर लिया है, ये वैसे भी समीर का ही बच्चा है। अगर अल्लाह को मेरी ये नेकी कबूल हुई तो वो मुझे जरूर इसका सिला देगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर मैंने अपना दिल बड़ा किया और डिलीवरी के फौरन बाद तबस्सुम को कॉल की और इसे अस्पताल बुलवाकर बच्चा इसकी गोद में दे दिया। तबस्सुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगी। मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना। हाँ, हमारे बच्चे का ख्याल जरूर रखना और मुझे इसकी तस्वीरें जरूर भेजती रहना। हम अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। ये सुनते ही तबस्सुम बहुत खुश हुई। मैंने तबस्सुम के चेहरे पर वो खुशी आज से पहले कभी नहीं देखी थी।